एक कार चला रहा आदमी बस इतना देखता है कि एक प्लेन उसकी कार के ऊपर से उड़ता है और सीधे बच्चों के खेलने वाले एरिया में उतर जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि प्लेन में सवार लोगों के साथ क्या हुआ है। मैक्स एक रिटायर्ड कमांडो था। 4 साल पहले वो और उसकी टीम अपने आखिरी मिशन पर थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही उसके साथी अंदर गए उन्हें पकड़ लिया गया। यहाँ तक कि टीम को लीड करने वाला मैक्स भी बड़ी मुश्किल में फंस गया था। उसका सिर ढका हुआ था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को छुड़ाया और दुश्मनों को ढेर कर दिया। आते हुए दुश्मनों की गिनती बढ़ती जा रही थी। उसने तुरंत एक ग्रेनेड फेंका और सबको उड़ा दिया। हालांकि वो बच निकला, लेकिन उसके सभी साथी फंस गए। वो मंजर मैक्स की पूरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन गया। 4 साल बीत जाने के बाद भी वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पाया। कुछ समय पहले मैक्स अपनी कार से दीवार में टक्कर मारकर जान देने वाला था, लेकिन वो बच गया और इस बात की खबर उसके पुराने बॉस को लग गई। बॉस ने उसे इस हालत से बाहर निकालने के लिए ब्राजील बुला लिया और उसे एक नया काम दिया। बॉस मैक्स को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गया। वहाँ प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी चीफ मैक्स का इंटरव्यू लेने वाला था। उसे कुछ ही सेकंड के अंदर एक गन के पार्ट्स अलग करने को कहा गया, लेकिन जब वो पूरे ध्यान से गन खोल रहा था, अचानक हुए एक हमले में मैक्स अपना बचाव नहीं कर पाया। इन 4 सालों में वो बहुत कमजोर हो गया था और वापस पुराने फॉर्म में लौटना काफी मुश्किल था। सिक्योरिटी चीफ उससे बहुत निराश था, लेकिन बॉस ने नौकरी छोड़ने की धमकी देकर उसे मैक्स को टीम में रखने के लिए मना लिया। मैक्स अपने बॉस का बहुत आभारी था, लेकिन इससे पहले कि वो बॉस के साथ काम शुरू कर पाता, एक हादसा हो गया। उस रात बॉस की बड़ी बेटी सारा पार्टी खत्म करके जल्दी जल्दी अपनी बाइक से घर लौट रही थी। घर पहुंचने में अभी कुछ 100 मीटर ही बाकी थे कि वो सड़क किनारे गिर पड़ी। उसके पास गुंडों का पीछा करने का वक्त नहीं था। वो बस उठी और आगे बढ़ने लगी, लेकिन जब वो बिल्डिंग के नीचे पहुंची तो उसके पिता वही इंतजार कर रहे थे और उसे कॉल करके पूछ रहे थे कि घर आने में इतनी देर क्यों हो गई। तभी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और पूरी बिल्डिंग दहल उठी। अपनी कार में सो रहा मैक्स भी चौंक कर उठ गया। जब उसे पता चला कि बॉस का पूरा परिवार मारा गया है तो वो बुरी तरह टूट गया, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ सकता था क्योंकि सारा अभी जिंदा थी। बॉस के परिवार में सिर्फ वही जिंदा बची थी। मैक्स को हर हाल में उसकी हिफाजत करनी थी। इस धमाके के मास्टरमाइंड ने मैक्स के बारे में जानकारी निकलवाई ताकि वो जान सके कि मैक्स उनके लिए कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन खबरी ने पक्का यकीन दिलाया कि मैक्स का अच्छा वक्त अब बीत चुका है और उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें नहीं पता था कि उसी वक्त मैक्स अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ट्रेनिंग कर रहा था और उसने सिर्फ 2 सेकंड में अपनी गन असेंबल कर ली। उसकी काबिलियत अभी भी वही थी, बस उसे वापस फॉर्म में आने के लिए एक बहाने की जरूरत थी। साफ था कि बॉस के परिवार की मौत ने उसे वापस उसके पुराने अवतार में ला दिया था। सिक्योरिटी चीफ ने उसे सारा से उस रात की पूछताछ करने का काम सौंपा, लेकिन सारा को सेफ हाउस ले जाते वक्त मैक्स ने देखा कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। उसने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया कि उनका रास्ता लीक हो गया है और उन्हें जल्दी से निकलना होगा। पीछा करने वाले लोग पीछे हट गए, लेकिन ये बात साफ हो गई कि सिक्योरिटी टीम में ही कोई गद्दार है। मैक्स को अब सिक्योरिटी चीफ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने तय किया कि वो खुद सारा को एयरपोर्ट तक छोड़कर आएगा। उसने सारा से धमाके वाली रात की बातें याद करने को कहा। सारा ने बताया कि उसने घर से कुछ दूरी पर एक सफेद वैन और एक बाइक सवार आदमी को देखा था। सारा ने बहुत जोर डालकर याद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके दिमाग में अपने पिता की मौत का मंजर घूमने लगा। वो कुछ याद नहीं कर पा रही थी। मैक्स भी उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता था। उसने पहले उसे किसी सुरक्षित जगह पहुंचाने और फिर मास्टरमाइंड को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने सारा को प्लेन में बिठाया, खतरा एक बार फिर सामने आ गया। मैक्स ने पायलट से तुरंत उड़ान भरने को कहा, लेकिन प्लेन के अंदर मौजूद क्रू सुरक्षित नहीं था। पायलट को थोड़ी ही देर में मार दिया गया। मैक्स ने एक-एक करके कुछ आतंकियों को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी मौका पाकर एक गुंडा प्लेन में चढ़ने में कामयाब हो गया। शुक्र है कि मैक्स भी सही समय पर अंदर पहुंच गया और उसने सारा को बचा लिया। प्लेन में मौजूद एक आतंकी अभी पूरी तरह से मरा नहीं था। मैक्स उसे और सारा को लेकर मिया के पास मदद मांगने गया। मिया ब्राजील में उसकी जान पहचान की एक कैब ड्राइवर थी। पहले मैक्स ने मिया की जान बचाई थी, इसलिए उस पर भरोसा किया जा सकता था। सारा को कुछ समय के लिए मिया के पास छोड़कर मैक्स ने उस आतंकी से पूछताछ करना शुरू किया। बस उसकी बातें सुनकर ही वो आतंकी डर गया। उसे जो कुछ भी पता था वो सब सच उगलने को तैयार हो गया, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था। वो बस एक गैंग का छोटा मोटा गुंडा था जिसे आर्थर नाम के एक आदमी ने पैसे देकर काम पर रखा था। आर्थर एक विद्रोही गुट का हिस्सा था। धमाके के बाद आर्थर ने उन्हें ढूंढा और सारा को रास्ते से हटाने के लिए पैसे दिए। सरकार भी अभी मैक्स के बारे में ही बात कर रही थी। मैक्स ने सारा को छिपा दिया था। अब सभी ताकतवर लोग उसे ढूंढना चाहते थे, लेकिन मैक्स को किसी पर भी भरोसा नहीं था। वो बस अपने दम पर सारा को महफूज रखना चाहता था और साथ ही उस असली मास्टरमाइंड को भी सामने लाना चाहता था। इन दुश्मनों से बचने के लिए उसने अपनी झूठी मौत का नाटक करने का एक प्लान बनाया। मैक्स ने मिया से कुछ तस्वीरें क्लिक करने को कहा। उसके बाद उसने आतंकियों के लिए काम करने वाले उस गुंडे को पकड़ा, उसकी छाती पर कट लगाया और उसके अंदर एक छोटी सी डिवाइस फिट कर दी। अब गुंडे की जान मैक्स के हाथ में थी। अगर गुंडे ने उसकी बात नहीं मानी तो वो किसी भी वक्त ब्लास्ट का बटन दबा सकता था। सब कुछ सेट होने के बाद उसने सारा को मिया के हवाले कर दिया। मिया का एक रिश्तेदार इस इलाके का एक बड़ा डॉन था। वो लोग सारा की सुरक्षा के लिए अपने आदमी भेजेंगे। इस तरह मैक्स उस गुंडे को साथ लेकर असली मास्टरमाइंड का पता लगा सकता था। उसने गुंडे का फोन ले लिया और थोड़ी ही देर में किसी ने गुंडे को कॉल किया। मैक्स ने गुंडे के साथियों से जाना कि उस आतंकी संगठन के नए बॉस ने ही वो धमाका करवाया था और अब वो धमाके की गवाह सारा को भी मौत के घाट उतारना चाहता है। कॉल खत्म करने के बाद मैक्स ने गुंडे को उसके गैंग के पास भेजा और ये झूठ बोलने को कहा कि उसने मैक्स और सारा को मार दिया है। इस तरह उसे अगली मीटिंग की जगह का पता चल जाता, लेकिन जैसे ही वो दोनों उस जगह पर पहुंचे, गुंडे ने होशियारी दिखाने की कोशिश की। गुंडे की मौत से काफी शोर मच गया। मैक्स जल्दी ही दूसरों की नजर में आ गया। उसने तेजी से एक दीवार के पीछे छुपने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक दुश्मन ने उसे देख लिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और आखिर में मैक्स ही भारी पड़ा। उसने कुछ ही वार में दुश्मन को हरा दिया और वहां से भाग निकला। इसी बीच सारा घर के अंदर बोर हो रही थी और बाहर घूमने की जिद करने लगी। जो लड़का उसकी रखवाली कर रहा था वो उसे बाहर घुमाने ले गया, लेकिन जब वो दोनों मजे कर रहे थे तभी उस लड़के के कुछ दुश्मनों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने सारा को अगवा कर लिया और उस लड़के को धमकी दी। लड़के ने अपनी गन निकाली, लेकिन वो लोग डरे नहीं क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि वो लड़का गोली नहीं चलाएगा। शुक्र है कि सब कुछ ठीक रहा। ये लोग सिर्फ सैम को डराना चाहते थे। सच में पॉल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन पॉल गुस्से में था और उसने तुरंत जॉन को फोन करके शिकायत कर दी। वो चाहता था कि जॉन जल्दी वापस आ जाए। जॉन फोन सुनते ही तुरंत वापस निकल गया, लेकिन गाड़ी में बैठते ही उसे एक अनजान कॉल आई। जॉन समझ गया कि गाड़ी में ट्रैकर लगा है और उसे कॉल करने वाले आतंकवादी संगठन के लोग हैं। वे लोग ट्रैकर के
जरिए उसे ढूंढ लेंगे, इसलिए वो किसी भी हाल में पॉल के पास नहीं जा सकता। जॉन सीधे गाड़ी को पार्किंग में ले गया और छुपने की जगह ढूंढने लगा। जब आतंकवादी वहां पहुंचे और हर जगह उसे ढूंढने लगे तो वो चुपके से उन्हीं की गाड़ी में छुप गया। दूसरी तरफ पॉल जॉन का इंतजार करता रहा। उसने फोन भी किया लेकिन किसी ने नहीं उठाया। वो बोर होकर घर में ही बैठा रहा। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आतंकवादियों को मार्क के बारे में पता चल गया है और उन्होंने उसे किडनैप कर लिया है और वे उससे पॉल का पता उगलवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मोहल्ले में घुसने से पहले उसने चुपके से गाड़ी की लाइट से गार्ड को इशारा कर दिया। गार्ड तुरंत खतरे को समझ गया और तेजी से अंदर जाकर हर घर में सबको खबर करने लगा। जॉन जॉन सभी लोग ध्यान दे। सब एक साथ निकल पड़े। जॉन भी खाली नहीं बैठा था। आतंकवादियों के गाड़ी से उतरते ही वो भी चुपके से बाहर निकल आया। ये एक बहुत बड़ा बंगला था। उसने देखा कि एक आतंकवादी अपने बच्चे को सुला रहा है और तुरंत उसे निपटने का तरीका सूझ गया। जैसे ही आतंकवादी कमरे से बाहर गया वो तुरंत अंदर घुस गया। जब वे आतंकवादी उसे पकड़कर मोहल्ले में घुसे तो छत पर पहले से ही हथियार लिए हुए गैंग के लोग मौजूद थे। आतंकवादी जिस लड़के को ढूंढ रहे थे वो पॉल था। कुछ समय पहले उसके पिता की मौत एक आतंकवादी बम धमाके में हो गई थी। वो हमलावरों को देखने वाला इकलौता गवाह था, इसलिए वे लोग किसी भी कीमत पर उसे मारना चाहते थे। पॉल की सुरक्षा करने वाले लड़के ने जब उसे किडनैप होते देखा तो वो उसे बचाने दौड़ा, लेकिन वो भी आतंकवादियों का बंधक बन गया। ये इलाका एक गैंग का था। पॉल के अंकल जॉन ने गैंग के बॉस से पॉल की हिफाजत करने को कहा था। अब जब पॉल किडनैप हो गया था तो उसे बचाने के लिए उन्हें आतंकवादियों को जाने देना पड़ा। लेकिन शुक्र है कि उसी समय जॉन ने अपना दाव चला। वो चुपके से आतंकवादी के घर में घुस चुका था और उसके बेटे को बंधक बनाकर सेफ हाउस में आ गया था। जॉन ने बड़ी आसानी से उस परिवार के तीनों लोगों को बांध दिया। उसने आतंकवादी का फोन अनलॉक किया और उसे टेबल पर रखकर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। पॉल के पिता जॉन के बॉस और अच्छे दोस्त थे। इतनी गहरी दोस्ती होने की वजह से वो उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था। उसने आतंकवादी से बम धमाके का सच उगलने को कहा। फेराज आतंकवादी संगठन का लीडर था और सामने बैठा दाढ़ी वाला आदमी उसका खास आदमी था। जॉन ने उसे सेफ हाउस के बाहर से अपने आदमियों को हटाने का हुक्म दिया। जब सब चले गए तब उसने दाढ़ी वाले का लैपटॉप निकाला और उसमें से सारी जरूरी जानकारी की एक एक करके फोटो खींच ली। फिर उसे अमेरिका के रक्षा विभाग के सर्वर पर अपलोड कर दिया। जल्द ही पेंटागन को उसका भेजा हुआ मैसेज मिल गया। ये मैसेज उसी इमारत से आए थे जहां धमाका हुआ था। बाप रे, ये तो पागलपन है। ठीक है, जब सारी जानकारी सीधे मेरे पास आ जाएगी तब हम इसे मीटिंग में पास करवा लेंगे। समझ गए तुम? ठीक है, मैं इसे पुर्तगाली लोगों के साथ शेयर करने का तरीका ढूंढ लूंगा। बहुत बढ़िया काम किया। डायरेक्टर ने सारी जानकारी ले ली। इधर जॉन दाढ़ी वाले से पूछताछ करता रहा। उसने उससे संगठन के सारे खास सदस्यों और धमाके वाली रात शामिल लोगों के नाम बताने को कहा। जब दाढ़ी वाले ने सच बताने से इनकार कर दिया तो जॉन ने एक ही झटके में उसका हाथ काट दिया। मुझे सारे नाम चाहिए। अगर तुम जरा भी चालाकी करोगे तो तुम्हारा बेटा अगला शिकार होगा। अगर तुमने झूठ बोला या किसी का नाम छुपाया तो मैं उन्हें ढूंढकर ऐसी सजा दूंगा कि वो याद रखेंगे। मुझे सबके नाम चाहिए। अब दाढ़ी वाला सच में डर गया। उसने कई नाम बताए लेकिन जॉन को लगा कि एक नाम गायब है। उस रात पॉल ने एक बाइक वाले को देखा था लेकिन दाढ़ी वाले ने उसका नाम नहीं बताया। उसने कहा कि बाइक वाला फेराज का आदमी था जो सब पर नजर रख रहा था और उसे भी उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। जॉन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वो कमरे में गया और ऐसा दिखावा किया जैसे वो उसके बेटे को टॉर्चर कर रहा हो। फिर उसने एक कटा हुआ टुकड़ा लाकर उसके हाथ में रख दिया ताकि उसे लगे कि ये उसके बेटे का है। सिर्फ फेराज ही जानता था कि वो बाइक वाला कौन है। फेराज बहुत शक्की था और अपने आदमियों पर भी पूरा भरोसा नहीं करता था। उसने अपने लोगों को कई ग्रुप्स में बांट रखा था। दाढ़ी वाले का काम धमाका करना था और उसके बाद कोई और ग्रुप उनका काम संभालने वाला था। जॉन ने उसका लैपटॉप खोला तो उसमें अपनी और पॉल की लोकेशन दिखाई दी। जॉन पूछ रहा था कि ये लोकेशन किसने भेजी है। तभी सेफ हाउस के बाहर से दाढ़ी वाले के आदमियों की आवाज आई। उन्होंने कहा कि कोई फोन पर बात करना चाहता है। नीचे खड़े लोगों ने पॉल को पकड़ लिया था। बस अब उन्हें दाढ़ी वाले के हुक्म का इंतजार था। पॉल की आवाज सुनते ही जॉन ने तुरंत वो रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को भेज दी ताकि वे लोगों को पकड़ सके और खुद दाढ़ी वाले के परिवार को लेकर पॉल से बदलने चला गया। पॉल, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा था ना कि वो वहां रुक सकता है। कॉफी या पानी? चलो अब एक दूसरे को सौंप देते हैं। दाढ़ी वाले के पास उसके आदमी थे और जॉन के पास भी गैंग के लोग थे। दोनों तरफ से बंदूकें तनी हुई थी। लेजर पॉइंटर सेट थे लेकिन किसी की भी गोली चलाने की हिम्मत नहीं हुई। एक्सचेंज का काम आराम से हो गया। कुछ ही देर बाद अमेरिका के रक्षा विभाग और ब्राजील की सरकार ने मिलकर बम धमाके की प्लानिंग करने वाले सारे आतंकवादियों को पकड़ लिया। दाढ़ी वाला भाग नहीं सका और उसने घर में ही खुद को बम से उड़ा लिया। लेकिन उसका बॉस अभी भी जेल में था और उसने कहा था कि कोई उसकी जगह लेने के लिए आएगा। बात यही खत्म नहीं हुई थी। अमेरिका के रक्षा विभाग के डायरेक्टर ने ब्राजील जाने का फैसला किया। वो खुद जॉन और पॉल को वापस लाना चाहता था लेकिन उसका असली इरादा कुछ और ही लग रहा था। जॉन के पास यहाँ लोकल गैंग का सपोर्ट था। उसे लगा कि फेराज के आदमियों को पकड़ने से पूरा गैंग पकड़ा जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उनमें से एक रक्षा विभाग का डायरेक्टर था। डायरेक्टर उसकी लोकेशन पता करने में लगा था और जल्द ही उसने उसे ढूंढ भी लिया। गनीमत रही कि जॉन और पॉल वहां से जल्दी निकल गए वरना वे पकड़े जाते। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से बस थोड़े से ही बच गए। जब डायरेक्टर अंदर आया तब तक जॉन वहां से जा चुका था। वो पॉल को लेकर दूसरे सेफ हाउस में चला गया और उसने सीधे दुश्मन के लीडर पर हमला करने का सोचा। वो सीधे जेल जाकर फेराज को बाहर निकालना चाहता था ताकि बाकी सारे साथियों का पता चल सके। गैंग के लोगों ने जॉन को जेल में घुसने में मदद की लेकिन उसी समय डायरेक्टर ने भी होटल के सीसीटीवी में जॉन को जाते हुए देख लिया था। जॉन एक गार्ड की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। डायरेक्टर तुरंत समझ गया कि जॉन अब आगे क्या करने वाला है। जेल वालों को जैसे ही खबर मिली उन्होंने सब कुछ लॉकडाउन कर दिया लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जॉन पहले ही अंदर आ चुका है। उसने बहुत सारे बम बनाए और उन्हें अलग अलग सेल में रख दिया। सेल के दरवाजे उड़ते ही जेल में अफरा तफरी मच गई। इसका फायदा उठाकर जॉन ने फेराज को पकड़ लिया और उसे क्लीनिंग कार्ट में डाल दिया ताकि किसी को शक ना हो। इस तरह उसने बड़ी चालाकी से फेराज को किडनैप कर लिया। जेल में एक खुफिया रास्ता था। वह यहीं पर फेराज से पूछताछ करने वाला था। उसी समय न्यूज चैनल्स पर जॉन का वांटेड पोस्टर दिखाया जाने लगा। जॉन को झूठे बम धमाके के इल्जाम में फंसाया जा रहा था। ये सब डायरेक्टर की चाल थी। आगे फेराज की बातों ने तो जॉन के पसीने ही छुड़ा दिए। असल में बम धमाके के पीछे किसी और का ही हाथ था। ब्राजील के राष्ट्रपति ने बहुत पहले ही डायरेक्टर से हाथ मिला लिया था और इसका इस्तेमाल करके उसे अपने आदमियों से बम प्लांट करवाने के लिए मजबूर किया गया। राष्ट्रपति ने इसी चाल से अपनी सत्ता
बचाई और चुनाव में धांधली की। मार्क तो बस उसका एक मोहरा था। अब डेविड भी इसमें फंस गया था। खुद को बेगुनाह साबित करने का उसके पास बस एक ही रास्ता था कि वो मार्क के साथ काम करे। मार्क ने बताया कि उसके पास राष्ट्रपति और बाकी लोगों की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। वो रिकॉर्डिंग उसने एक तिजोरी में रखी है। अगर डेविड उसे अपने आदमियों को कॉल करने दे तो उसके लोग तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। मार्क का बाहर निकलना तो नामुमकिन था, इसलिए उसने डेविड को सब कुछ बता दिया, जैसे कि डेविड के दोस्त की मौत कैसे हुई। असल में राष्ट्रपति शुरुआत में उस बिल्डिंग को उड़ाना नहीं चाहता था, लेकिन डेविड के दोस्त को पता चल गया था कि अंदर का कोई राज खोल रहा है। शायद उसे बॉस पर शक हो गया था, इसलिए बॉस ने ही उसे मार दिया। सच जानकर डेविड गुस्से से पागल हो गया। तो इसका मतलब उस रात सैम ने धमाके की जगह के पास जिस बाइकर को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे भरोसेमंद बॉस ही था। लेकिन इससे पहले कि वो कॉल कर पाते पुलिस वहां पहुंच गई। डेविड ने तुरंत दूसरी जगह रखा बम फोड़ दिया ताकि उनका ध्यान भटक जाए और वो अपने साथियों के आने का इंतजार करने लगा। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से आकर फायरिंग करने लगे और कुछ लोग बम डिफ्यूज करने वाली गाड़ी में छिपकर जेल में घुस गए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मार्क ने डेविड के साथ जाने से मना कर दिया। उसे डर था कि अगर वो भागा तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात, उसके पास राष्ट्रपति की कोई रिकॉर्डिंग थी ही नहीं। उसने डेविड से खुद ही कोई रास्ता निकालने को कहा और खुद वही रुक गया ताकि उन्हें भागने का समय मिल सके। डेविड और उसकी टीम जेल से भागने में तो कामयाब हो गई, लेकिन अब एक नई मुश्किल सामने थी। डेविड राष्ट्रपति और बॉस के काले सच को दुनिया के सामने कैसे लाएगा? डेविड की टीम ने एक मीटिंग की और ब्राजील के राष्ट्रपति की साजिश का पर्दाफाश करने का प्लान बनाया। डेविड जानता था कि रक्षा मंत्रालय के बॉस को बातें रिकॉर्ड करने की आदत है। उसके पास जरूर राष्ट्रपति के साथ की गई साजिश की रिकॉर्डिंग होगी। इसका मतलब अगर वो बॉस को रास्ते से हटा दे तो सारी रिकॉर्डिंग अपने आप बाहर आ जाएगी और फिर राष्ट्रपति का सच नहीं छिप पाएगा। हालांकि बॉस तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन डेविड ने सांप को बिल से बाहर निकालने की चाल चली। मार्क के पास रिकॉर्डिंग होने की बात झूठी थी, लेकिन बॉस को ये नहीं पता था। उन्होंने एक जहरीली गैस वाली टेप को एक जगह रख दिया। जैसे ही राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड मार्क को मारेंगे, वो किसी भी कीमत पर डेविड को ढूंढने निकलेंगे और तभी टीम का एक आदमी जानबूझकर पकड़ा जाएगा ताकि पूछताछ के दौरान वो टेप की जगह बता सके। बॉस और उसके बॉडीगार्ड तुरंत उसे लेने के लिए लोग भेजेंगे। वो बैंक में जाकर तिजोरी खोलेंगे और उन्हें वहां एक फाइल मिलेगी। उसके अंदर वही चीज थी जिसे वो पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। दोनों ने जल्दी से उसे प्ले किया, लेकिन उसमें से सिर्फ डेविड की आवाज आई। उन दोनों को गड़बड़ का एहसास हो गया था। उनकी नाक जलने लगी थी, जिसका मतलब था कि डेविड ने झूठ नहीं बोला था। अब उनके पास डेविड को ढूंढने का समय नहीं था। वो तुरंत ऑफिस से भागे। इसी बीच डेविड के साथियों ने इस अफरातफरी का फायदा उठाया और गार्ड को बेहोश करके भाग निकले। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। अब डेविड को बस अस्पताल में बॉस का इंतजार करना था, लेकिन सैम के साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई। उसे किसी ने देख लिया था। बाहर निकलते ही उसने देखा कि बॉस को अस्पताल लाया जा रहा है। उसने अपना मास्क खींचा और उसे घूरने लगा। उसे याद आया कि इसी ने उसके पिता को बम से उड़ाया था। वो खुद को गालियां देने से रोक नहीं पाया। डेविड को सैम का कोई जवाब नहीं मिला। किस्मत से नीचे एक गाड़ी तैयार थी। सैम उसमें कूद गया और छिपकर अपनी जान बचा ली। बॉस और उसके लोग अब इलाज छोड़कर सैम को पकड़ने में लग गए। तभी एक बॉडीगार्ड की नजर डेविड पर पड़ गई। उसने डेविड को बुरी तरह पीटा और उसकी गन छीन ली। गन छीनने के बाद डेविड ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और बॉस को ढूंढने लगा। बॉस उसके सामने कहीं नहीं टिक पाया और डेविड ने उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जैसे ही वो बॉस को जान से मारने वाला था, उस पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगी और उसे छिपने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी। सैम को कुछ पुलिस वालों ने घेर लिया था। शुक्र है कि मैरी अपने साथियों के साथ पीछे से आ गई। उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को मार गिराया। जब उन्होंने देखा कि और भी दुश्मन आ रहे हैं तो वो सब तुरंत वहां से निकल गए। सैम और उसके साथी हॉल में छिप गए, जबकि डेविड बॉस को ढूंढता रहा। डेविड पर अचानक हमला हुआ था, लेकिन उसने जल्द ही बाजी पलट दी। उसे जल्दी से बॉस का काम तमाम करना था, क्योंकि सैम और बाकी लोगों की गोलियां खत्म हो रही थी। उसने बॉस के पैर की नस पर चाकू घूम दिया ताकि अगर बॉडीगार्ड आ भी जाए तो कोई फायदा न हो। सैम और उसके लोगों की गोलियां पूरी तरह खत्म हो गई थी। डेविड ने तुरंत एक देसी बम बनाया और ट्रॉली को दुश्मनों की तरफ धकेल दिया और अगले ही पल उसने सैम और बाकी लोगों को बचा लिया। लेकिन जब सब वहां से निकल रहे थे, किसी ने पीछे से गोली चला दी। डेविड के हाथ में गोली लग गई। उसने सैम को आगे जाने को कहा और खुद गन होने का नाटक करके दुश्मनों को डराने लगा। जब दुश्मन छिप रहे थे तो उसने तेजी से अपनी जगह बदल ली ताकि वो उन पर पीछे से हमला कर सके। तभी नीचे से सैम की चीख सुनाई दी। उसे एक बॉडीगार्ड ने पकड़ लिया था। ये बॉडीगार्ड राष्ट्रपति का खास आदमी था और वो भी इस साजिश में शामिल था। डेविड ने बॉस को मार दिया था, इसलिए उसे पता था कि रिकॉर्डिंग सबके सामने आ जाएगी और वो भी नहीं बचेगा। इसलिए वो डेविड को भी अपने साथ मारना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सैम ने डेविड से हैंड टू हैंड फाइट सीखी है। जब कोई गला पकड़े तो उसकी कमर पर जोर से मारना चाहिए। उन दोनों के बीच गन छीनने की जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन आखिरकार बाजी डेविड ने मारी। उसने उस बॉडीगार्ड को मार गिराया और ये लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। कुछ ही देर में बॉस की रिकॉर्डिंग लीक हो गई और राष्ट्रपति की साजिश पूरी दुनिया के सामने आ गई। अब सैम को छिपने की जरूरत नहीं थी। डेविड भी बेगुनाह साबित हो गया और उसे वापस एक नौकरी मिल गई। मुझे नहीं मिली, लेकिन मैंने इनके बारे में सुना है। कोई भी पहली बार में ऐसे लोगों से नहीं मिलता। मैं भी नहीं मिला। हाँ, तुम मेक्सिको शहर भाग गए। मुझे लगता है कि एक ही सवाल है, अगर वो सच में ऐसा ही था तो क्या तुम वहां दोबारा जाओगे? मुझे बताओ कि तुम्हें वहां क्या मिला।